सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है फीस फीस फिसलन। फिर गलती माफ सुधारो तो सही खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों के प्रयोग को। उसके बाद मिलेंगे अलखपुरा की लड़कियों से लर्निंग विथ अलखपुरा गर्ल्स में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे 2 अंकों की संख्या का 1 अंक की संख्या से भाग को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल टेक ऑफ। फिर देखो, लिखो और हल करो में प्रैक्टिस करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं का। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? बस रोज की तरह ही खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो सब कुछ लेकर तैयार हूँ, आप तैयार हैं? अच्छा, तो दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और पेंसिल? हाँ, आप भी तैयार हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की हिंदी की एक कहानी से। उसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। उसके बाद हम हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे, फिर गणित पे आएंगे। मगर सबसे पहले शुरू होती है आपके लिए कहानी। बिटिया, ठंड बढ़ गई है, स्वेटर पहनकर ही रहा करो। पर स्वेटर पहनकर खेला नहीं जाता। ठंड में खेला जाता है या नहीं, वो तो आप इसे कहानी के माध्यम से ही समझा सकते हैं। ठंड में स्वेटर पहनकर भी कैसे खेलते हैं, उसके लिए सुनाता हूँ कहानी फिस फिस फिसलन। अब आप मीना से सुनिए कहानी फिस फिस फिसलन। लेखन नरेश आर, चित्रांकन इसाक जरगन, सिरावोन खातिन, अनुवाद विभा लोहानी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। देखो देखो, कल रात बर्फ पड़ी। सूर्योदय के साथ ही 7 बहनें अपने घर में उठ गईं। आओ खेलें, पार्वती ने कहा। क्या हम पहाड़ी ढलान पर फिसलने वाला खेल खेलेंगे? छिया ने पूछा। हाँ, मजा आएगा, रेशम उत्साह से बोली। पार्वती सबसे पहले आगे बढ़ी। वह
बर्फ पर फिसलने वाले एक खास तख्ते से दिखने वाले स्नो बोर्ड पर बैठ गई। तैयार? 1, 2, 3, भागो! पार्वती ने अपने हाथों से पीछे को धक्का लगाया और उसकी यह गाड़ी आराम से ढलान पर फिसलने लगी। शुई! ए! पार्वती खुशी से चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। अगली बारी रेशम और चिया की थी। चिया थोड़ा घबरा रही थी। डरो नहीं, मेरे साथ चलो। रेशम ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। दोनों बहनें हाथ पकड़कर पहाड़ की ढलान पर उतरने लगी। वह अपने कदम गिनते हुए आगे बढ़ी। उनके जूतों से बर्फ पर गहरे निशान बन रहे थे। चौथा नंबर उत्तरा का है। वह अपनी बहनों को ढलान के नीचे उतरते हुए देख रही थी। उसे डर नहीं लगता। वह ध्यान से अपने दोनों हाथ और पांव पर बच्चे की तरह जमीन में घिसट कर उतरने लगती है। शाबाश उत्तरा, पार्वती बोली। किसी दिन तुम ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ोगी। पूर्वा 5वें नंबर पर है। वह गेंद की तरह बर्फ पर लुढ़कते हुए ढलान से नीचे उतर गई। बाकी बहनें उसके मजेदार तरीके को देखकर हंस पड़ी। वर्षा की बारी छठी है। वह पेट पर लेटकर धीरे धीरे बर्फ पर फिसलते हुए नीचे उतर गई। अचानक आकाश में अंधेरा छाने लगा। तेज हवा चलने लगी और लगा जैसे जोर से तूफान आने वाला हो। लड़कियों, घर जल्दी वापस आओ, माँ ने खिड़की से आवाज दी। उत्तरा डर गई। उसने घिसटते हुए ढलान पर चढ़ने की कोशिश की, पर वह बार बार नीचे फिसल गई। मुझे माँ के पास जाना है, वह रोते हुए बोली। पूर्वा ने दौड़कर पहाड़ी चढ़ने की कोशिश की, पर उसके पांव बर्फ में धंस गए। वह ऊपर नहीं चढ़ पाई। वह बर्फ में फंस गई। रेशम और चिया ने भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश की, पर वह दोनों भी फिसलते हुए नीचे आ गई। अरे नहीं, अब ये 7 बहनें क्या करेंगी? नित्या पहाड़ी के ऊपर खड़ी देख रही थी। वह सबसे बड़ी बहन है। रुक जाओ, नित्या ने अपनी बहनों को आवाज दी। वह दौड़कर घर से एक लंबी रस्सी उठाकर लाई। रस्सी का एक छोर उसने पास के पेड़ पर बांधा और दूसरा छोर अपनी बहनों की तरफ फेंक दिया। उत्तरा, घबराओ नहीं, नित्या ने अपनी बहन की हिम्मत बढ़ाई। तुम रस्सी कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। उत्तरा रस्सी को जकड़ती है और नित्या उसे ऊपर खींच लेती है। एक एक करके सारी बहनें रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती हैं। उफ, बच गए, पार्वती ने राहत की सांस ली। बर्फ पड़ने लगी। 7 बहनें छटपट घर के अंदर भाग गईं। माँ ने केतली से उन्हें गर्म चाय दी। यह अनुभव जोखिम भरा पर बड़ा ही मजेदार रहा। हम फिसलते क्यों हैं? कहानी में 7 बहनें पहाड़ की ढलान पर फिसलती हैं और चढ़ती हैं। वे बर्फ में चलती हैं, पेट के सहारे खिसकती हैं, बच्चे की तरह घिसटती हैं और गेंद की तरह लुढ़कती हैं। हमारे शरीर और जमीन के बीच एक बल या प्रभाव है जो हमारी चलने में मदद करता है। इस बल को घर्षण कहते हैं। बिना घर्षण के हम बहुत देर तक चल नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते। जब हमारे शरीर और जमीन के बीच घर्षण कम होता है तो हम फिसल जाते हैं। वाह काका, कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। बिल्कुल सच कहा बिट्टू। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी को कहानी खूब पसंद आई।
अब आप भी यह कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और कहानी पर 5 प्रश्न बनाइए। काका, आज आपके खेल का पिटारा कहीं दिख नहीं रहा। दिखेगा कैसे? मैंने कंबल में छुपा जो रखा है। आपने तो पिटारे को ऐसे छुपा रखा है जैसे उसे ठंड लग जाएगी। अरे, पिटारे को तो ठंड नहीं लगती, पर मुझे तो लग सकती है। तो काका, आप कंबल में रहिएगा और पिटारे को बाहर रहने दीजिएगा। बिट्टू, जहाँ मैं वहाँ मेरा पिटारा। तो आप अपने पिटारे को अंदर ही रखिए और उसमें से एक खेल निकाल कर खिलवा दीजिए। यह तो कर सकता हूँ। तो खेलते हैं खेल गलती माफ सुधारो तो सही। चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। गुड़िया के गांव में कुआं है। ये वाक्य तो सही लग रहा है, पर यहाँ पर विराम चिन्ह ये वाला होगा। कुएं का पान ठंडा है। पान या पानी? पानी होना चाहिए। कुएं का पानी ठंडा है। अब सही लग रहा है। अरे वाह, बिल्कुल सही। मैं एक छोटी सी तितली हूँ। तो ये तो सही लग रहा है, पर यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। अब होगा क्या? मुझे फूलों का रस पसंद है। अच्छा, तो यहाँ पर रस होना चाहिए। रस पसंद है। अब चेक करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरे गांव का नाम सिमरा ही। सिमरा ही या है होना चाहिए। मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया हैं। अच्छा, तो यहाँ मुखिया होना चाहिए। अब सही लग रहा है। चलो देखते हैं चेक करके सही है या नहीं। बिल्कुल सही। मुकेश के पास एक खरगोश है। तो खरगोश, चलो ठीक है, देखते हैं। उसका नाम चौटू है। चौटू या चिंटू? चिंटू होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अच्छा, तो ये खरगोश गलत है। अच्छा, देखते हैं सही कौन सा है। खरगोश, ये वाला सही लग रहा है। अब चेक करते हैं। अरे वाह, गुड़िया आंगन में खेल रही थे। खेल रही थे या थी? मुझे तो लग रहा है कि थी होना चाहिए। तभी तेज बारिश होने लगी। ये तो सही लग रहा है। पर यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। चलो अब चेक करते हैं। बिल्कुल सही। खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे तो अभी और खेलना है। फिर से शुरू करते हैं। रात को आंधी है थी। अच्छा, तो यहाँ पर आई होगा। रात को आंधी आई थी। आंधी में बगीचे के कुछ पेड़ उखड़ गए। बगीचे या बगीचे? बगीचे होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है। आंधी में बगीचे के कुछ पेड़ उखड़ गए। ये सही लग रहा है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे शिक्षक बहुत अच्छी है। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे होना चाहिए यहाँ पर। वे कभी नहीं डांटते हैं। कभी या कभी?
वे कभी नहीं डांटते हैं। अब तो सही लग रहा है, चेक करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या है? पंछी अवकाश में उड़ रहे हैं। पंछी अवकाश नहीं, ये गड़बड़ लग रहा है। अवकाश नहीं, आकाश होना चाहिए। में उड़ रहे हैं। हवाई जहाज भी आसमान में उड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर में होना चाहिए। अब सही लग रहा है, बिल्कुल सही। भालू ने जंगल में नाच दिखाया। नाच देखकर शेरों को गुस्सा आया। नाच देखकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। शेर को गुस्सा आया। अब तो मुझे सही लग रहा है, चेक करते हैं। ओ, इसका मतलब यहाँ पर यह चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला चिन्ह होगा। भालू ने जंगल में नाच दिखाया। नाच देखकर शेर को गुस्सा आया। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। खेल खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे दोस्त। आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, मजा आ गया। खेल बहुत ही बढ़िया था। मुझे भी खेल बहुत पसंद आया। पसंद के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिला। बिल्कुल, इस खेल से मैंने वाक्य में हुई अशुद्धियों को सही करना सीखा। शाबाश बिट्टू। शाबाशी ही देते रहेंगे या कोई दूसरा खेल भी खिलवाएंगे? अच्छा याद दिलाया। अब समय है अटैक का। कुछ भी बोलते हैं और कभी भी। ये युद्ध का मैदान थोड़ी ही है जो आप अटैक की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो खेल में अटैक की बात कर रहा हूँ। काका, आप खेल में किस तरह के अटैक की बात कर रहे हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसके लिए देखते हैं यह वीडियो। अटैक। अटैक यानी आक्रमण। सूझबूझ और स्किल के साथ साथ टीम वर्क में किए गए लगातार आक्रमण से ही जीतने के चांस बढ़ते हैं। तो चलो इस वीडियो में आक्रमण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन टेक्निक में बॉल अपने साथी खिलाड़ियों को पास करते हुए विपक्षी दल के डिफेंस यानी बचाव को भेदते हुए गोल की तरफ बढ़ना है। इसमें टीम का आपसी तालमेल बेहद महत्वपूर्ण है। सपोर्ट। सपोर्ट यानी सहारा। सपोर्ट टेक्निक में सारे खिलाड़ी साथ में एक दूसरे को सहारा देते हुए विपक्षी दल के गोल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते समय यह जरूरी है कि जिस खिलाड़ी के पास बॉल हो उसके आसपास उसे सहारा देने के लिए साथी खिलाड़ी हों, ताकि आपस में बॉल पास करना आसान हो। विड्थ मतलब चौड़ाई। इस टेक्निक में मैदान की पूरी चौड़ाई का फायदा लेते हुए विपक्षी दल के गोल की तरफ बढ़ा जाता है। मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता।
और फुटबॉल में गतिशील होने के लिए रचनात्मक होना भी जरूरी है। इसमें काफी चीजें शामिल हैं, जैसे कि बॉल पास देने या मिलने के लिए जगह बनाना, जिसके इर्द गिर्द कोई नहीं है ऐसे खिलाड़ी को बॉल पास देना और गोल करने के अवसर बनाना। यहाँ खिलाड़ी के पास सफल आक्रमण के लिए कौशल के साथ साथ बुद्धि तत्परता भी होनी जरूरी है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है अपने अनुसार चीजों में बदल करना। यहाँ इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक में अचानक से बॉल पास मिलने या देने के लिए अपनी जगह तथा गति बदलना, गोल होने की दिशा में अवसर बनाना और विरोधी टीम को अचरज में डालते हुए गोल करना होता है। एक कामयाब अटैक की जिम्मेदारी सिर्फ स्ट्राइकर खिलाड़ी पर नहीं होती। गोल होने में बाकी खिलाड़ियों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गोल करने वाले स्ट्राइकर खिलाड़ी का। अच्छा आक्रमण करने के लिए अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छा तालमेल बनाइए और जम के प्रैक्टिस कीजिए। कैसा लगा यह वीडियो? बहुत अच्छा लगा फुटबॉल खेल के बारे में जानकर। मैं तो चली अब अटैक करने। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा। आप भी सावधानी के साथ अपने घर के सदस्यों के साथ अटैक का अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? आशा करती हूँ बहुत ही मजेदार लगी होगी। चलिए, हिंदी तो हमने सीख ली, अब हमारा गणित की तरफ जाने का वक्त हो गया है। गणित में जो जो सवाल आपको स्क्रीन पर पूछे जाएं, उनके जवाब अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, आइए 2 अंकों की संख्या का 1 अंक की संख्या से भाग कैसे करते हैं थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। 25 लड्डुओं को 5 समान भागों में बांटें तो हर एक भाग में कितने लड्डू आएंगे? मान लो एक प्लेट में है 10 लड्डू। ये 2 प्लेट हो गई, तो देखिए एक प्लेट पर 1 दहाई है यानी 10, दूसरी पर भी 1 दहाई है तो यहाँ भी 10, कुल मिलाकर हो गए 20 लड्डू। और एक छोटी प्लेट है जिसमें है 5 इकाई यानी 5 लड्डू, तो कुल हो गए 20 और 5 25 लड्डू। अब दोस्तों, इन 25 लड्डुओं को बांटना है 5 समान भागों में, इसलिए 25 का भाग करना होगा 5 में।
देखिए ये 2 दहाई और 5 इकाई तो हो गए कितने 25। और मान लो कि ये 5 प्लेट हैं जिनमें बराबर बराबर प्रत्येक प्लेट पर कितने लड्डू होंगे ये बताना है। यानी हर प्लेट में बराबर लड्डू बांटना है और प्लेट है 5। तो चलो इसे बांटने के लिए 5 का 25 में हम कर रहे हैं भाग। भाग करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास है 2 दहाई यानी 20। 20 को 5 बराबर भागों में बांटना है। बांटने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 बराबर भागों में जब हम 20 को बांटने की कोशिश करते हैं यानी 2 दहाई को, तो हम एक भी लड्डू नहीं बांट पाते। यानी प्रत्येक भाग पर है कुछ भी नहीं, 0। इस तरह हमने बांटे 0 ही लड्डू। तो क्या बचा? पूरा का पूरा 2 दहाई। और अब 2 दहाई को हमने इकाई में बदल लिया, यानी प्लेट से लड्डू निकाल दिए बाहर। तो कुल लड्डू हो गए, अब देखिए अलग अलग 10 और 10 पीस, और 5 तो पहले से ही थे। इस तरह 5 और मिला दिए तो हो गए कुल 25 लड्डू। अब 25 लड्डुओं को 5 बराबर बराबर प्लेटों में हमें बांटना है। तब 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 बच्चे 25। तो हमें मिल गए ना 5 पंचे 25। यानी प्रत्येक प्लेट पे है 5 लड्डू। ये देखिए पूरे 25 लड्डू बांट दिए ना। तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं। प्रत्येक भाग पे आया 5 और बचा कुछ भी नहीं, यानी एक भी लड्डू शेष नहीं बचा। तो हर भाग में 5-5 लड्डू आएंगे। यह पता हमने बड़ी आसानी से कर लिया। और 0 लड्डू शेष बचेंगे, यह भी हमें पता चल ही गया। अब इसे हल करो। 35 भाग 7 भाग की प्रक्रिया में लिख लेते हैं। अब हमने 3 दहाई को बांटने की कोशिश की 7 भागों में। क्या बांट सके? कुछ भी नहीं। तो प्रत्येक भाग पर मिला 0। पूरे के पूरे 3 दहाई बच गए। अब 5 इकाई को 3 दहाई के साथ मिला के लिखा तो हो गए 35। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 35 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ा? 5 बार, तब जाके मिला 35। यानी पूरे के पूरे 35 हम बांट सकते हैं। प्रत्येक भाग पर मिलेगा 5। इस तरह प्राप्त हुआ 0। तो भागफल मिला 5, शेषफल मिला 0। अब एक और उदाहरण दिख रहा है आपको। 48 का भाग 8 में देना है। भाग की प्रक्रिया में लिख लेते हैं। अब 4 दहाई को 8 बराबर भागों में बांटना है। यह बांटना तो मुश्किल है, यानी हम एक भी नहीं बांट सके। और इस तरह प्रत्येक भाग पर मिला 0। तो कितना बचा? पूरा का पूरा 4 दहाई। और इकाई को शामिल कर लिया जाए तो हो जाते हैं 48। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 से ज्यादा ना हो। आप देख सकते हैं पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 48 मिल रहा है। यानी हमने पूरे के पूरे 48 बांट दिए। कब? जब प्रत्येक भाग पर 6 हो। तो क्या बचा? शेषफल बचा 0 और भागफल मिला 8। अब आपके लिए सवाल है दोस्तों, लिखो, सोचो और हल करो। 36 भाग 6 कितना होगा? और 54 भाग 9 कितना होगा? इसी तरह 63 भागित 7 यह कितना होगा? इनके उत्तर जरूर निकाल कर रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो बच्चों, आइए भाग सीखते हैं। तो आओ इस उदाहरण को हल करते हैं। सचिन ने 6 मैचों में बराबर बराबर रन बनाए। उसने 6 मैचों में कुल 324 रन बनाए।
तो बताइए उसने हर एक मैच में कितने रन बनाए? सोचिए। देखिए सवाल में क्या जानकारी दी है। तो दिया है सचिन ने 6 मैचों में बराबर बराबर रन बनाए हैं और उसने 6 मैचों में कुल 324 रन बनाए हैं। सवाल में क्या पूछा है? तो पूछा है कि उसने हर एक मैच में कितने रन बनाए। कौन सी क्रिया करेंगे हम? क्या हम जोड़ करेंगे या घटाव या गुणा या भाग? तो हम करेंगे भाग। तो 324 रन बनाए हैं और कितने मैचों में? 6 मैचों में। तो हम करेंगे 6 से भाग। इस तरह भाग की प्रक्रिया का चिन्ह बना लिया। अब इसे सैकड़ा, दहाई और इकाई में बांटा। अब आप देख सकते हैं 3 सैकड़े को जब हमने 6 बराबर भागों में बांटने की कोशिश की तो हम नहीं बांट सके और इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 0 और एक भाग पे आया 0 ही, यानी हमने एक भी भाग नहीं बांटा। तो इस तरह पूरे के पूरे 3 सैकड़े बचे। अब इस 2 दहाई को 3 सैकड़े के साथ लिख लिया तो कुल हो गया 32। अब इसे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अब अगर हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो 30 से ज्यादा होता, इसलिए हमने बांटे कुल 30 और प्रत्येक भाग पे मिला 5। इस तरह बचा कितना? 2 दहाई बच गया। अब इस 2 दहाई में ये 4 इकाई मिला दिए जाएं तो कुल हो गए 24। फिर से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो हमने पूरे के पूरे 24 भाग बांट लिए और प्रत्येक भाग पर मिला 4। 24 से 24 घटाया तो 0। इस तरह सचिन ने हर एक मैच में 54 रन बनाए क्योंकि 54 भागफल है। एक और उदाहरण, अनंत ने 840 रुपए में 7 किताबें खरीदी। हर एक किताब की कीमत समान है, तो बताओ कि एक किताब की कीमत कितने रुपए होगी? सोचो। चलो देखो सवाल में जानकारी क्या दी है। तो दिया है अनंत ने 840 रुपए में 7 किताबें खरीदी हैं। हर एक किताब की कीमत समान है। पूछा क्या है? पूछा है एक किताब की कीमत कितने रुपए होगी। कौन सी क्रिया करनी है हमें? तो इनमें से हम करेंगे भाग। तो इस तरह 840 लिखा और भाग की प्रक्रिया में लिखा 7। अब 3 भागों में इसे बांट दिया, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब 8 सैकड़े को 7 भागों में बांटना है। क्या हम बांट पाएंगे? आइए देखते हैं। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 7 होता है, 2 बार पढ़ने पर 7 से ज्यादा यानी 8 से भी ज्यादा, और इसलिए हमने बांटे ये 7। प्रत्येक भाग पर मिला 1 और इस तरह शेष बच गया 1 सैकड़ा। और अब इस 4 दहाई को मिलाकर लिख लिया और अब पढ़ा फिर से पहाड़ा कि 14 प्राप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मिल गया। कितने बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा और इस तरह शेषफल बच गया 0। अब हमने इस इकाई को लिख लिया और इस तरह अब हमने 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो हमें मिला 0 और शेषफल बचा 0 ही। तो इस तरह भागफल 120 है, इसलिए एक किताब की कीमत 120 रुपए होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम जो खेल लेकर आए हैं वो आपके अभी तक के खेले हुए सभी खेलों से बहुत अलग है। कैसे? क्योंकि इस खेल में आपको गणित नहीं करना है, बल्कि एक पहेली को हल करना है। वो पहेली क्या है, ये जानना चाहते हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि इस खेल टेक ऑफ में पहेली क्या है। पहले समझ लेते हैं कि कैसे खेलना है। बाईं ओर के लॉन्च पैड पर दिख रहे अंतरिक्ष यानों के टावर की इमारत को किसी दूसरे लॉन्च पैड पर दोबारा बनाएं। तो यानी कि हमें अंतरिक्ष यानों के टावर दिखाई देंगे, जिन्हें हमें किसी दूसरे लॉन्च पैड पर बनाना है। लेकिन ये करते हुए हमें 2 नियमों का पालन करना है। वो नियम ये हैं कि हम एक बार में सिर्फ एक ही अंतरिक्ष यान खिसका सकते हैं, और दूसरा कि हम छोटे अंतरिक्ष यान के ऊपर बड़ा अंतरिक्ष यान नहीं रख सकते हैं। और हमारे पास इस समय 3 अंतरिक्ष यान आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास 1, 2, 3 अंतरिक्ष यान। अब इन्हें हमें इस लॉन्च पैड या इस वाले लॉन्च पैड पर रखना है। तो कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस वाले अंतरिक्ष यान को लेकर यहाँ रख देते हैं और फिर इस वाले को यहाँ। अब ये क्योंकि छोटा है तो इसको उठाकर हम ये लाल वाले अंतरिक्ष यान पर रख देते हैं। अब ये सबसे बड़ा वाला लेकर आए हम ये दूसरे लॉन्च पैड पर। अब इसे रख दिया हमने यहाँ और ये लाल वाले को रखा पीले वाले के ऊपर, और ये नीले वाला जो कि सबसे छोटा है इसे रख दिया लाल वाले के ऊपर। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से हो गया। आपको ये खेल पसंद आ रहा है ना? तो चलिए इसे हम एक बार और खेलते हैं। इस बार क्या करें? वैसे ही नीले वाले अंतरिक्ष यान को हमने यहाँ रख दिया और लाल वाले को यहाँ। फिर लाल वाला क्योंकि बड़ा है तो ये नीले वाले के ऊपर नहीं रखा जा सकता, तो हम नीले वाले को लाल वाले अंतरिक्ष यान के ऊपर रख देते हैं। अब पीले वाले को हम रखेंगे तीसरे लॉन्च पैड पर। इसके बाद नीले वाले को, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसे हमने रख दिया ये पहले वाले पर। उसके बाद रखा ये लाल वाला और फिर ये नीले वाला। और रोबोट फिर से डांस करने लग पड़ा। मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ये खेल तो बहुत ही मजेदार है। चलिए इसका अगला भाग खेलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 अंतरिक्ष यान हैं। इन्हें कैसे करेंगे? वैसे ही सबसे पहले उठाकर हमने ये सबसे छोटा हरा वाला यहाँ रख दिया। इसके बाद उठाया ये नीले वाला, इसको रखा यहाँ। अब इस हरे वाले को यहाँ रख देते हैं। अब उठाया ये लाल वाला, इसको यहाँ रखा और इसके बाद रख दिया इस पर ये हरे वाले को हम इस पीले वाले पर रखते हैं। नीले वाले को रख दिया हमने यहाँ। अब फिर हरे वाले को उठाकर यहाँ रखा। अब पीले वाले को उठाकर हम रखते हैं यहाँ पर। इस पे रख दिया हरे वाला और इसको उठाकर यहाँ रखा। फिर इसको उठाकर रखा यहाँ। लाल वाले को रखा पीले के ऊपर। अब हमें लाल के ऊपर लेकर आना है नीले वाला। ये इस तरह लेकर आए हम और अंत में ये सबसे छोटा हरा वाला। अरे वाह, ये भी बहुत आसानी से हो गया है ना दोस्तों। ये खेल बहुत ही मजेदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल बहुत पसंद आया होगा। आप घर पर भी सोचते रहिए
कि अगर हमारे पास 5 अंतरिक्ष यान होते तो उन्हें हम कैसे किसी दूसरे लॉन्च पैड पर रख पाते? सोचिए सोचिए। हम आपसे अगले अंक में मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, देखो, लिखो और हल करो। ये रहा सवाल। राजू के पास 18 चॉकलेट है। उसे 3 दोस्तों में समान बांटनी है ये चॉकलेट। तो बताइए कि तीनों दोस्तों को कितने कितने चॉकलेट मिलेंगे? राजू के पास 18 है, 3 दोस्तों में बांटने हैं। तीनों को बराबर बराबर कितने मिलेंगे? अगला सवाल है, 8 पेन की कीमत है 40 रुपए। तो बताइए कि एक पेन, इसकी कीमत कितनी होगी? जब 8 पेन आते हैं 40 रुपए में, तो एक पेन कितने रुपए में आएगा? और अब अगला सवाल, 1 दर्जन केले की कीमत है 24 रुपए। तो बताइए 5 केले की कीमत कितनी होगी? 1 दर्जन तो 24 रुपए में आते हैं। 5 केले कितने रुपए में आएंगे? लगाओ दिमाग। अगला सवाल है, 18 पेंसिल की कीमत 72 रुपए है। तो बताओ 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? जब 18 पेंसिल 72 रुपए में आती है, तो 3 पेंसिल कितने रुपए में आएंगी? एक और सवाल है, एक गाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। तो बताओ कि 1 घंटे में वह गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी? एक गाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना गई? आखिरी सवाल है, 9 गुड़िया की कीमत है 270 रुपए। तो बताइए 1 गुड़िया कितने रुपए में आएगी? यानी 1 गुड़िया की कीमत कितनी होगी? 9 गुड़िया 270 रुपए में आती हैं। 1 गुड़िया की कीमत ज्ञात कीजिए दोस्तों। उत्तर निकाल कर रखिए। मिलते हैं फिर। गुड बाय। दोस्तों चलें एक इंग्लिश कहानी सुनने। आज की कहानी का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका और चित्रकार है सुखदा रहड़कर। कहानी का नाम बहुत ही अजीब है। लॉस्ट यानी खोया हुआ और फाउंड मतलब मिलना। लेकिन इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहानी किस बारे में होगी। चलिए तो सुनते और देखते हैं यह कहानी। Lost and found. Not here, not there. Where have you gone? Not on the sofa, not under the cot, not in the box, not under my sister's frock, not under the pillow, not in my bag. Where have you gone? I have looked in every room. I have looked under every book. I have looked under the chair. I have looked under the stool. Where have you gone? Soon Granny came back from her walk. Look what I found in the park. It can sway, it can bounce, it can spin, it can dangle. Ha ha ha!
said Granny with a giggle. Oh, Granny, thank you so much. You have found my dear Yo-Yo. Yo-Yo, what a funny name. What a funny toy. I want to play with it. It gives me so much joy. Giggle, giggle, giggling away, Granny played with my little toy for the rest of the day. दोस्तों, अच्छी थी ना कहानी। इसमें एक छोटा लड़का अपना खिलौना ढूंढ रहा था। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन उसका खिलौना मिला पर उसकी दादी को, और वो भी पार्क में। दादी को वो खिलौना पसंद भी आया और वो पूरा दिन उससे खेल भी रही थी। मैं यह कहानी अपनी दादी को जरूर सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह कहानी सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है, और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरफ ये एक्वेरियम अवस्थित है, और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है, इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है, और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है, और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।